हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम पॉलीटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। फ्रेंड्स, डेली हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन का, हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ट्रिपल एएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर आपका एग्ज़ाम है ट्रिपल एएम का तो आप इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। सच आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल एएम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें एक इंफॉर्मेशन की या फिर आप एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपको पता होगा कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2019 का है। फ्रेंड्स, आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे और आपको ये भी पता होगा कि 2-2.5 घंटे का समय होता है फ्रेंड्स, और 50 मार्क्स का ये पूर्णांक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 खंड होते हैं और हर खंड में आपके 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और हमको 2 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना होते हैं फ्रेंड्स। तो पहले अगर हम खंड की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला खंड है हमारा, जो पहले खंड का पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग मटेरियल्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कंडक्टिंग मटेरियल की, तो कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर बे पदार्थ या बे मटेरियल जिनमें मुक्त ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक हों या चालक हों, विद्युत विद्युत रोधक या फिर कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर हम सिंपल वे में बात करें फ्रेंड्स, अगर आप बोल सकते हो कि कंडक्टर कोई भी पदार्थ है उसको आप कैसे बता सकते हो कि कंडक्टर, तो 3 चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट है। पहली तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रेंड्स उसके अंदर मौजूद हों, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। दूसरा हो उसकी जो कंडक्टिविटी है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो कंडक्टिविटी है फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए। और जो उसकी रजिस्टिविटी है फ्रेंड्स, वो रजिस्टिविटी उसकी कम होना चाहिए। इन 3 बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम कंडक्टर के फ्रेंड्स, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया फ्रेंड्स, और हमारा एल्युमिनियम हो गया, हमारा कॉपर हो गया फ्रेंड्स। और अगर बात करें कि हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मीडियम है, तो जो गैसेस हैं, कुछ गैसेस भी हमारे जो कंडक्टिंग पाथ है उसको प्रोवाइड करा देती हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम इंसुलेटिंग पदार्थ की बात करें या इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें, तो इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होंगे जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि बे पदार्थ जिनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित ना हो और जो ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे सुचालक ना हो या फिर कुचालक हो, क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, वो इंसुलेटर कहलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड इंसुलेटर की, तो आप बता सकते हो जो पेपर है वो इंसुलेटर है। पेपर, प्लास्टिक, बोर्ड, लेड, ये सब क्या हैं आपके फ्रेंड्स, इंसुलेटिंग मटेरियल हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स दोनों के उपयोग की, तो अगर हम दोनों के उपयोग की बात करें या फिर एप्लीकेशन की बात करें कि कंडक्टर का एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स, तो जो कंडक्टर है उसका एप्लीकेशन जो विद्युत के जितने भी उपकरण हैं सब में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे वायर हो गया फ्रेंड्स, या फिर कोई भी मशीन का पार्ट्स हो गया फ्रेंड्स जिसमें हमको विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कराना है फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के हो गए फ्रेंड्स। ठीक, साथ के साथ हम आभूषण भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। आभूषण भी बनाए जाते हैं कंडक्टिंग मटेरियल से या फिर जो पदार्थ हैं, रोधक पदार्थ हैं उनसे। अगर हम मेन कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम जो विद्युत से रिलेटेड है या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है हम वही देखने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर हम इंसुलेटिंग की बात करें तो इंसुलेटिंग पदार्थ जो है उसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी इंसुलेटिंग पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो हमारे वायर्स हैं उसके ऊपर जो पीवीसी हमारी लगी होती है वो इंसुलेटिंग पदार्थ है फ्रेंड्स, जिससे क्या हो कि किसी भी बंदे के जो विद्युत का झटका है या जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो ना लग पाए फ्रेंड्स। ठीक, तो ये तो रहा इनका एग्जाम्पल। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके एक छोटी सी, अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है या फिर जो इसकी एक लाइन दे रखी है उसको हम अच्छी लाइन है, अगर हम इसको पढ़ें तो देखिए, अगर हम बात करें इस लाइन की, तो आपके घर में जो वैद्युत तार
या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें तांबा या एल्युमिनियम के चालक तार लगे होते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो चालक है, जो कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग जो मटेरियल है उनका प्रयोग आप वायर्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। और जो विद्युत रोधी हैं फ्रेंड्स या फिर जो इंसुलेटर हैं उनको क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो हमारा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसके ऊपर जो रबड़ लगी हुई है या फिर जो प्लास्टिक लगी हुई है या फिर जो वार्निश है या जो कपड़ा उसके ऊपर लपेट दिया गया है फ्रेंड्स, तो वो वहाँ पर इंसुलेटिंग पदार्थ का काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर अगर हम तापक्रम की बात करें या तापमान वृद्धि के कारण हम इसको वर्गीकरण करें, तो यहाँ पर पहला हमारा वर्गीकरण होगा ताप के अनुसार फ्रेंड्स। अगर हम ताप के अनुसार हम जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनका वर्गीकरण करें, तो यहाँ पर देखिए विद्युत मशीनों की आयु पर अति भार ताप गुणों के अंतर्गत विद्युत रोधन पदार्थों के ऊपर विभिन्न प्रकार के तापक्रम के प्रभाव को देखा जाता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स अगर बात करें हम इस वाले रीजन की, इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। इसके अंतर्गत विद्युत रोधन पदार्थों के हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, कार्यकारी तापमान, तापक्रम, ज्वलन ताप आदि गुण आते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इन सारे गुण की, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो विद्युत लॉसेस है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस है, उसको कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो I²R लॉसेस है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस किसी भी कारणवश बढ़ जाएगा या फिर कोई करंट हमारी किसी भी कारणवश बढ़ जाए, तो यहाँ पर हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस प्रकार हमारा जो ताप है, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स देख लीजिए, जिससे तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है। तापक्रम में के वृद्धि बढ़ने से जो कंडक्टिंग पदार्थ है फ्रेंड्स, उसका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। जब प्रतिरोध घट जाता है वह चालकता उसकी बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध घटेगा फ्रेंड्स तो क्या होगी, चालकता उसकी बढ़ जाएगी। तो जब चालकता बढ़ेगी उसकी, तो वो अगर हो सकता है कि उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो, किसी भी करंट को फ्लो कराने के लिए या फिर कोई भी लोड को चलाने के लिए उसकी अगर जो कैपेबिलिटी है फ्रेंड्स अगर वो कम होगी, तो क्या होगा, वो वहीं पर जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये तो था उसका वर्गीकरण। अगर हम वर्गीकरण की बात करें फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और कहीं लिख लीजिएगा इसको, एग्जाम से पहले आप इसको लिखकर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर हम जो हमारा इंसुलेटिंग है फ्रेंड्स, इंसुलेटर है, उसको तापक्रम के अनुसार अगर हम वर्गीकृत करें इंसुलेटर को, तो पहला हमारा क्या है, क्लास 4। हमने क्या किया, इसको क्लास से कैटेगराइज किया है। तो पहला क्लास क्या होगा, पहले क्लास में हमारा फ्रेंड्स अगर हम इस वाले की बात करें, तो पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है तापक्रम के या तापमान वृद्धि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। फ्रेंड्स अगर बात करें टेम्परेचर के हिसाब से, तो जो हमारा क्लास 1 है उसका जो टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर जो लिमिट है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रेंड्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉटन हो गया, कागज हो गया, सिल्क हो गया फ्रेंड्स। अगर हम क्लास A की बात करें, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो देखिए क्या क्या आते हैं, कागज हो गया, सिल्क हो गया, पॉलीसाइड हो गया, कॉटन हो गया, रेजिन हो गया, ये सब किस में आने वाले हैं फ्रेंड्स, क्लास A में। और इसका जो टेम्परेचर है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रेंड्स। इसमें दो चीज़ें आप याद रखिएगा, क्लास याद रखना है आपको, इसका टेम्परेचर याद रखना है, और आपको एग्जाम्पल 2 या 3 एग्जाम्पल भी याद होना जरूरी है। थर्ड की बात करें क्लास E की फ्रेंड्स, तो क्लास E में जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो पाउडर हो गया, प्लास्टिक हो गई, पॉलीवाइनिल हो गई, ठीक है, रेजिन हो गई फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्लास B की बात करें फ्रेंड्स, तो क्लास B जो है हमारा, उसका जो तापमान लिमिटेड टेम्परेचर है वो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड अगर हम इसकी बात करें कि एग्जाम्पल क्या है इसके, तो कार्बनिक पदार्थ हो गए, जो वार्निश होती है, जो वार्निश करी जाती है, जो कार्बनिक पदार्थ के ऊपर वार्निश के साथ प्रयोग किया जाता है, वो हमारी क्या है, एक प्रकार का क्लास B इंसुलेटर है फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें क्लास H की, तो क्लास H में फ्रेंड्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल आएंगे जिनका जो टेम्परेचर है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइका हो गया, कांच हो गया, फाइबर हो गया फ्रेंड्स, ठीक। क्लास C की अगर बात करें, तो क्लास C का जो टेम्परेचर है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। और इसमें क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, माइका आएगा, और क्वार्टर्स हो गया, और सिरेमिक हो गया, टेफ्लॉन हो गया फ्रेंड्स, ठीक। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशंस, तो आपको पता है कि हम फिजिकल अगर भौतिकी रूप से इसको क्लासीफाई करें, तो इसको 3 रूप में हम कैटेगराइज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अगर हम जो सॉलिड है उसकी बात करें, तो सिरेमिक हो गया, माइका हो गया, हमारा कांच हो गया, ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, सॉलिड इंसुलेटर के अंतर्गत। और लिक्विड इंसुलेटर की बात करें, तो यहाँ पर हो गया हमारा मिनरल ऑयल्स हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल्स हो गया, या फिर क्रूड ऑयल्स
हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। गैसेस की बात करें फ्रेंड्स तो हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, HF6 हो गई फ्रेंड। HF6 होती है फ्रेंड्स हमारी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक। तो ये भी हमारी क्या है, एक इंसुलेटर है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें, कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप तो वो होगा फ्रेंड्स जिसको हमने बोल दिया लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होगा फ्रेंड्स। अगर हमने बोला कि लो रजिस्टिविटी है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हाई होगी फ्रेंड्स। अगर सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर हमने बोला कि हाई रजिस्टिविटी तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब हो गया लो कंडक्टिविटी। अगर रजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी, और कंडक्टिविटी अगर हाई तो जो रजिस्टिविटी है वो लो होगी फ्रेंड्स, ठीक। एक दूसरे के अपोजिट रहेगा रजिस्टिविटी और फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें, इसी जो फर्स्ट वाला था, यहाँ तक हमारा पहले वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट एक पहला खंड था उस पहले खंड का हमारा आ वाला क्वेश्चन फिनिश्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा बा वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये है हमारा बा वाला क्वेश्चन, पहले वाले का सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि तांबे के समान गुणों के बारे में समझाइए। तो जैसा फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो तांबा है वो एक चालक पदार्थ है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स, सभी चालक पदार्थों में अपनी उच्च चालकता अथवा निम्न प्रतिरोधकता के कारण तांबा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि वैसे अगर हम बात करें कि हमारा गुड कंडक्टर कौन है तो हमारा सिल्वर होगा गुड कंडक्टर, पर इकोनॉमिकली हम उसको नहीं यूज़ कर सकते फ्रेंड्स, वो हमको कॉस्टली पड़ेगा। तो इस कारण हमारा जो सेकेंड नंबर पर जो हमारा मटेरियल आता है तो वो हमारा होता है तांबा। तो इस कारण हम तांबे को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी है फ्रेंड्स वो बहुत हाई है और जो उसकी रजिस्टिविटी है वो लो है। इस कारण हम तांबे का प्रयोग अच्छे से करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हम जो हमारा तांबा है तो तांबे में क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। पहली तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये इसका जो चालकता है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो प्रतिरोधकता है वो कम होती है, पहली चीज़। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट में आप देखिएगा कि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है, तो रजिस्टिविटी यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है कि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। इस कारण हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, या फिर जो हमारी वाइंडिंग मशीन्स हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि हम इसके पतले वायर भी खींच सकते हैं। अब पतले वायर की तरह हम इसको खींच सकते हैं या फिर हम पतली सी पट्टियाँ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स कॉपर की जो तांबा है उसकी। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो तांबा है तो वो डक्टाइल है फ्रेंड्स, जिसके कारण हम उसकी बहुत लंबे लंबे वायर्स खींच सकते हैं, बहुत पतले पतले वायर बना सकते हैं, जिस कारण हम जो हमारी विद्युत मशीन्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, उन मशीन्स में हम वाइंडिंग आसानी से कर पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो ये था हमारा तांबा फ्रेंड्स। इसके गुण एक बार और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको एग्ज़ाम से पहले आप इस पूरे सेशन को ज़रूर देखकर जाइएगा। आप रियल में आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें कि कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं या फिर कुछ ऐसी भी पदार्थ होते हैं जिस पर हमको कॉपर की सोल्डरिंग करना होती है, तो उस क्रम में फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमको तो कॉपर की किसी भी दूसरे मेटल पर या फिर किसी हो सकता है कि कोई दूसरा मेटल टूट जाए जिस पर हमको कॉपर की सोल्डरिंग करना हो, तो जिस कारण हम क्या करेंगे अपने कॉपर की उस पर सोल्डरिंग करा सकते हैं आसानी से फ्रेंड्स, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे जो कॉपर है उसके जो हम कॉपर के बाद जो क्वेश्चन है उसको, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको एक बार जरूर अच्छे से दृष्टि डाल लीजिएगा इस पर। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत तार इस संस्थापन के लिए आवश्यक झालने का मतलब होता है फ्रेंड्स सोल्डरिंग तथा वेल्डिंग के गुण भी तांबे में होते हैं फ्रेंड्स। इसका कहने का साफ साफ मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमको किसी भी चीज़ पर जो कोई भी दूसरा मटेरियल है उस पर अगर हमको इसकी परत चढ़ाना है या फिर हो सकता है वो टूट गया हो तो उसकी टूटने हमको उसको जोड़ना है, उसके जॉइंट बनाना है, तो वहाँ पर हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन में उसने यही बताया गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो फर्स्ट वाला है उसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष धातु चांदी और सोने का कहाँ उपयोग होता है, ठीक, इसको हमको बताना है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि हमारा तांबा कहाँ पर हमारा चांदी कहाँ यूज़ हो रही है और हमारा जो गोल्ड है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो एक बार चलिए देखते हैं हम कहाँ पर हमारी जो चांदी है सिल्वर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं।
फ्रेंड्स ये आपको पता है कि हमारा जो चांदी है, सिल्वर है, वो गुड कंडक्टर है। बिल्कुल सही बात है, पहली लाइन में ही उसने आइडेंटिफाई करा दिया, बता दिया कि जो हमारा जो हमारी चांदी है वो बहुत अच्छी कंडक्टर है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है आपका, इसको आप मशीन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं फ्रेंड्स। तो जो मशीन होती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। मशीन के अंदर इंटरनली जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम जो हमारी चांदी है उसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का, इसका साफ रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको पता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी है, वो किस पर डिपेंडेंट करती है, वो हमारी डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा चांदी है तो उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है। अब हाई डेंसिटी के होने के कारण उसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगर ऐसी कोई भी डिवाइस है जहाँ पर प्लेस कम हो, बहुत छोटी सी जगह हो, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा मटेरियल ढूंढेंगे जो बहुत कम प्लेस, बहुत कम जगह घेरे, जिसके कारण क्या हो कि उसमें जो जगह है उसकी कम हो जाए पर उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ठीक ठाक रहे। तो मान लीजिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपने जो जो हमारा सिल्वर था, सिल्वर जो हमारा कॉपर था, कॉपर क्या करता है, कॉपर ज़्यादा जगह घेरता है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि हमारे पास इतनी जगह ना हो, इतना प्लेस ना हो, तो उस कारण हमने क्या किया, इसको रिमूव करके हमने सिल्वर वहाँ पर यूज़ कर ली। अब सिल्वर ने क्या किया, कम प्लेस घेरा और जो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगभग दोनों में इक्वल हो गए, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई डेंसिटी पर निर्भर करेंगे। तो डेंसिटी ज़्यादा है चांदी की, तो इस कारण उसको हम यूज़ कर सकते हैं मशीनों के इंटरनली पार्ट्स बनाने में। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो कैमरेज होते हैं उनके इंटरनली जो हम तस्वीरें लेते हैं फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर हमारी जो सिल्वर है उसका उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट की अगर बात करें AgI सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल बारिश करने में इसका काम आता है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें चांदी का, तो चांदी से हम शीशा भी बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक, अगर बात करें परमानेंट इंक, तो परमानेंट इंक भी बनाई जाती है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि जो हमारी इंक होती है या फिर जो हमारे कुछ ऐसे इंक होती हैं जो परमानेंट होती हैं, तो परमानेंट इंक भी हम इसी से बनाते हैं, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। जैसे आप बोर्ड डालने जाते हैं फ्रेंड्स, तो हाथ पर जो इंक लगाई जाती है तो उसमें आपकी जो सिल्वर है उसी की मात्रा होती है, इसी से उसको बनाया जाता है। कुछ पेंट भी बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो परमानेंट पेंट होते हैं और जो बिल्कुल सिल्वर कलर के जो पेंट होते हैं उनको हम सिल्वर की मदद से ही बनाते हैं। ठीक, अगर हम आयरन की बात करें फ्रेंड्स कि आयरन कहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो चलिए देखते हैं हम आयरन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो आयरन आयरन आपको पता है फ्रेंड्स, ये खरा होता है आयरन, बिल्कुल सही बात है। खरा होगा, खरा होने के कारण इसमें एक बहुत अच्छा गुण है इसका। अगर ये नेक्स्ट अगर हम खरे की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा आपका कॉपर था या फिर जैसा आप कॉपर को बहुत ज़्यादा तान पा रहे थे, बहुत तन्य था, इसी प्रकार हमारा जो सोना है वो भी बहुत ज़्यादा तन्य है। इसके बहुत लंबे लंबे वायर आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बहुत पतले वायर भी आप खींच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसके हम क्या बनाते हैं, कॉन्टैक्टर बनाते हैं, जो स्विच गियर में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। स्विचेस बनाते हैं हम, रिलेज के कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं इससे, और कनेक्टिंग वायर्स एंड कॉन्टैक्टिंग स्ट्रिप्स, ये सब हम क्या करते हैं, सोने की ही बनाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में भी हम इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या आया है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड प्रश्न है उसका आ वाला पोर्शन है, आ पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि डायोड और ट्रांजिस्टर में कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर हम डायोड की बात करें फ्रेंड्स, तो डायोड में आपको पता है कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें डायोड की, तो डायोड में जो हमने यूज़ किया है उसको कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को यहाँ पर यूज़ किया है। अगर हम बात करें नी वोल्टेज की फ्रेंड्स इसकी, तो जो हमारा सिलिकॉन का नी वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होगा, और जर्मेनियम की अगर बात करें तो जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज होगा वो 0.3 होगा फ्रेंड्स। अगर बात करें हम, ये हमारा सिंबल हो गया डायोड का, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और ये लेग हमारी पॉजिटिव है और ये लेग हमारी नेगेटिव हो गई फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि इसका हम निर्माण कैसे करेंगे, तो जो हमारा डायोड है, डायोड का निर्माण एन टाइप जर्मेनियम परत पर इंडियम के छोटे छोटे
कण यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चिपकाए जाते हैं। इस प्रकार से पदार्थ के कुछ देर तक चिपके रहने पर या गर्म करने पर फ्रेंड्स, उसको हम जब गर्म करेंगे तो जो इंडियम के पार्टिकल्स हैं वो जो हमारा जर्मेनियम है उसकी सतह पर फ्यूज की तरह चिपक जाएंगे या फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज मतलब चिपक जाएंगे, उस पर जम जाएंगे फ्रेंड्स। और मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो मटेरियल जैसा पहले ही आपको बता चुके हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम भी हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं सामने कि हमने इसको क्या बोल दिया, ये हमारा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें 3 चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। पहली चीज़ तो ये कि ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो ये 3 लेग्स डिवाइस है, मतलब 3 टांगों वाला ये उपकरण है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस फ्रेंड्स। तो ये 3 लेग्स डिवाइस हो गया और ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। इसकी जो लाइन है उसको अगर सिंपल वे में कहें तो जो हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस है, तो जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर निर्भर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर निर्भर करेगा। अगर हम बात करें कि धारा की, तो धारा क्या है, धारा हमारी करंट जो है वो हमारी रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रही है। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें फ्रेंड्स तो हमारी करंट बढ़ जाएगी। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर हमारा कोई ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर हमको उसको कंडक्टिंग बनाना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम कर देते हैं फ्रेंड्स। और जब रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो उसमें जो करंट है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और अगर हमको कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ इंसुलेटिंग करना है या फिर कुछ हद तक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जब जिसमें यहाँ पर करंट फ्लो ना हो, तो जब करंट फ्लो नहीं होगी तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस हाई हम कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक। और एक चीज़ और अगर इम्पॉर्टेंट बात कहें तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, हमारी सेमीकंडक्टर में करंट ओम के नियम का अनुपालन नहीं करता है। अगर हम बात करें जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करने वाला है और वोल्टेज कहीं से अधिक बढ़ जाती है। इस गुण को ट्रांजिस्टर नामक युक्ति डिवाइस में प्रयोग किया गया है। ट्रांजिस्टर मतलब दो संधियों से मिलकर बना है फ्रेंड्स। अगर बात करें जो हमारा ट्रांजिस्टर वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, पहले आपको तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहली चीज़ आप ये याद रखोगे कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसका जो प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये याद रखोगे कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तीसरी चीज़ आप ये बोलोगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो थ्री लेग या 3 टर्मिनल डिवाइस है, इसमें 3 टर्मिनल है फ्रेंड्स, या 3 लेग डिवाइस है ये, 1 2 3। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है आपका कि इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक ये जंक्शन है फ्रेंड्स और एक जंक्शन ये है। इस वाले जंक्शन को हम बोलेंगे NP जंक्शन और इस वाले को हम बोलेंगे PN जंक्शन फ्रेंड्स, ठीक। अगर हम बात करें E वाले पॉइंट की तो ये है हमारा एमीटर, एमिट करने वाला उत्सर्जक हो गया। अगर हम B वाले पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा बेस, आधार। और अगर हम C वाले पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा कलेक्टर, संग्राहक फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, इसके अगर मटेरियल की बात करें फ्रेंड्स कि हम जो ट्रांजिस्टर है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लास के विद्युत गुण अवरोध पदार्थ के तौर पर क्या है फ्रेंड्स। इसमें ये सिंपल पूछ रहा है कि जो ग्लास है उसके विद्युत गुण अवरोध के रूप में या अवरोध के तौर पर हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, या फिर आप कैसे बता सकते हो जो हमारा ग्लास है वो विद्युत अवरोधक है या फिर इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो अगर हम बात करें जो हमारा पदार्थ है या फिर जो हमारी कांच है, जो ग्लास है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। विभिन्न धातु ऑक्साइडों के संगलन द्वारा कांच बनता है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि जो हमारा कांच है वो बहुत सारे पदार्थों को मिला दिया जाता है, संगलन मतलब उसको फ्यूज़ कर दिया जाता है एक दूसरे में और उसको बनाया जाता है, जो एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक। सामान्यतः ये पारदर्शी, भंगुर, कठोर होता है तथा यह जल तथा साधारण कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। कांच के उत्पादन में सिलिकॉन, बोरॉन, फास्फोरस
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ते, शीशे आदि के ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, इसमें आपके जो ऑक्साइड है वो कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। बोरॉन यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, बोरेक्स यूज़ हो रहा है, सिलिकॉन यूज़ हो रहा है, और पोटेशियम यूज़ हो रहा है, कैल्शियम यूज़ हो रहा है, जस्ता यूज़ हो रहा है, शीशा यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स। इसके क्या हो रहे हैं यूज़, ऑक्साइड यूज़ होने वाले हैं। कांच के अगर अनुप्रयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो कांच के अनुप्रयोग, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका तापीय गुण। तो अगर हम बात करें इंसुलेटिंग पदार्थ के तापीय गुण कौन कौन से होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्लश पॉइंट हो गया, और वोलेटिलिटी हो गया फ्रेंड्स। अगर बात करें गलनांक, ज्वलनांक या फिर बाष्पशीलता, तो देखिए क्या होगा। अगर हम गलनांक की बात करें, तो गलनांक का मतलब वो होता है कितने टेम्परेचर पर हमारा जो इंसुलेटिंग पदार्थ है वो गल पा रहा है। तो अगर हम बात करें इंसुलेटिंग पदार्थ की या फिर किसी भी मटेरियल की बात करें, तो सब मटेरियल का अपना खुद का गलनांक होता है। किसी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसी का 200 होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है फ्रेंड्स। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है। अगर हम ज्वलनांक की बात करें फ्रेंड्स, या फ्लश पॉइंट की बात करें, तो फ्लश पॉइंट का मतलब है, अगर हम फ्लश की बात करें, फ्लश पॉइंट या ज्वलनांक के कारण केवल उत्पादन प्रक्रम के दौरान अधिकतम तापमान की सीमा निश्चित होती है ताकि उस समय आग लगने की दुर्घटना ना हो फ्रेंड्स। अगर फ्लश पॉइंट की बात करें, तो फ्लश पॉइंट इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है या उसके ऊपर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि उसका जो फ्लश पॉइंट है उससे ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाए, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर अगर उसके पास सहनशीलता नहीं होगी तो वहाँ पर आग लग सकती है, और अगर आग लगी फ्रेंड्स तो हो सकता है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये तो था फ्लश पॉइंट। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो बाष्पशीलता है, तो बाष्पशीलता का मतलब क्या है यहाँ पर, तो बाष्पशीलता का मतलब है कि जो हमारा इंसुलेटिंग पदार्थ है उसकी बाष्पशीलता का महत्व इसलिए है कि जब किसी बाष्पशील विद्युत रोधी पदार्थ में वोल्टता के प्रतिबल में प्रभावी होने पर फंसी हुई गैस उबरती होती हैं, तो भंजन क्रिया देर से होती है। वाष्पशील पदार्थ एक अच्छा विद्युत रोधक नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर कभी भी यहाँ पर हमारा जो क्रियाएं हैं अगर हमारी वाष्पशील नहीं होगी, मान लीजिए हो सकता है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हो या फिर टेम्परेचर वहाँ पर उत्पन्न होता, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा फ्रेंड्स और उस समय हमारा जो ग्लास है वो टूटकर वाष्पशील नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम एग्जाम्पल की फ्यूज़ की बात करें, अगर फ्यूज़ के अंदर जो हमारा मटेरियल लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो अगर वो मटेरियल टूटकर वाष्पशित नहीं होगा या फिर वाष्पशील नहीं हो पाएगा या फिर वो टूटेगा नहीं, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक नहीं होंगे। मान लीजिए ये है हमारा फ्यूज़ वायर के अंदर ये है हमारा जो एलिमेंट है फ्यूज़ एलिमेंट वो। अब मान लीजिए फ्रेंड्स किसी कारणवश यहाँ से हाई करंट फ्लो हो जाए, और हाई करंट जब फ्लो होगी तो ये मेल्ट होकर अगर ये वाष्पशील नहीं होगा तो यहाँ कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे, और कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे तो जो आगे डिवाइस हमारी कनेक्टेड है तो हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी इतनी ना हो, उसकी रेटेड वैल्यू इतनी ना हो जितनी वैल्यू वहाँ पर, जितना करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो हमारी पूरी डिवाइस वहाँ पर मेल्ट हो जाएगी, जल जाएगी और बर्न हो सकती है। हो सकता है वो फायर हजार्ड भी उसमें हो जाए। तो अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। अगर फ्रेंड्स थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी अगेन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमारा जो मटेरियल है तो वो ऐसा है जिसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है तो वो कम है। मान लीजिए जैसे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होते ही उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो ऊष्मा है उसको चालन करने की प्रोसेस नहीं है। तो अगर किसी भी वायर में, मान लीजिए ये वायर है, फ्यूज़ वायर है, इस फ्यूज़ वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो होगा तो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर I²R हानियाँ होंगी, I²R लॉसेस होगा, इसी को हम ओमिक लॉसेस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जब ओमिक लॉसेस यहाँ पर होगा और इस वायर की कंडक्टिविटी या फिर इस जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा जो यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, उस फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी नहीं होगी कि वो इस वाले वायर को तोड़ दे या फिर मेल्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, या इस वाले यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट का ट्रांसफ़र बाहर ना करे। कहने का मतलब साफ है कि कंडक्शन ना करे हीट का। तो अगर कंडक्शन नहीं करेगा तो इतने बीच में आग लग जाएगी और कम समय में ही ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इस कारण जो हमारा मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा इसको, ठीक। तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होना चाहिए जिसके कारण क्या हो कि वो ऊष्मा का
प्रसार कर सके, जिसके कारण जो हमारा वहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है वो सेफली बचे। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर